आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया के लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है। मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि एनर्जी वीक के एक एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे। आप एक एनर्जी सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में संवाद और कार्य का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की डिमांड की पूर्ति के लिए बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 निर्यातकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 150 से भी ज़्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। भारत की ये क्षमताएं आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का उपयुक्त स्थान है। अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश में लोकतंत्र है। संसद से पारित कानून जनता के हितों के लिए होता है। लागू होने के बाद कुछ खामियां होती हैं, उस पर विचार किया जा सकता है।
संविधान सभा में बड़े लोगों ने भी निर्णय लिया था। कुछ भेदभाव होते थे जो बढ़ गए थे, ये उसी के आधार पर कानून है। बाद में कुछ होगा तो बदलाव होगा। हम चाहते हैं कि एक्ट लागू हो। बहुत निजी मामला उनका है, कौन किस कारण से इस्तीफा देता है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो देश में लोकतंत्र है, जो संसद से कानून पारित हो जाता है वो जनता के हितों के लिए होता है। जब तक वो लागू न हो, लागू होने के बाद अगर उसमें कुछ खामियां होती है फिर उससे पुनर्विचार किया जाता है। ये पहले कैसे कह दिया जाएगा इससे नुकसान होगा, ये तो गलत है। इसके पहले नुकसान किया जा रहा था। यूजीसी जो अभी नया कानून लाया गया, देखिए भारत संविधान है, बड़े लोगों के बच्चों को, बड़े लोगों के बच्चों को भी बड़े लोग भी कि बड़े लोगों ने संविधान सभा में निर्णय लिया था कि भाई हम देश में सब लोग मिलके निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को ऊपर लाएंगे। लेकिन कुछ भेदभाव होते थे और जो रिपोर्ट के अनुसार भेदभाव बढ़ गए थे, ओबीसी के ऊपर भी हो रहा था। तो रिपोर्ट देखो, कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर है। अगर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि 10% अपर कास्ट को भी मिलना चाहिए, तो 10% अपर कास्ट को दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। भाई महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को दिया गया, आरक्षण दिया। तो अगर किसी की सोशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, इसके लिए अगर एक्ट आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, और कुछ हो तो उसमें बदलाव होगा बाद में। लेकिन ये बिना मतलब का नुकसान, इसके मतलब आप नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि यूजीसी का एक्ट लागू हो, और लागू होने के बाद अगर कहीं उसमें खामी आती है तो बाद में उसमें संशोधन होगा। लेकिन आप जहां एक तरफ कह रहे हैं कि ताकि जो अपलिफ्टमेंट है शेड्यूल कास्ट या इन सबका हो, उसके लिए ये इक्विटी लाया नहीं, इसमें देखिए रिपोर्ट दिया है कि जो भेदभाव था वो बढ़ा है, ओबीसी को ऊपर भी बढ़ा है। तो रिपोर्ट के आधार पर वो कानून लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन गए। तो इस देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों जब एक साथ चलते हैं तब जाके इसका, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर है, कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्ट आया है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डीएम लखनऊ से फोन आया कि पंडित के साथ। नहीं, गलत बात है सब। अब अगर पढ़े लिखे आदमी जातिवाद की तरफ देखेंगे तो अन्य लोग क्या है, ये जातियों के ऊपर भेदभाव सदियों से होता रहा। अब लोगों को भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, संविधान इसीलिए हुआ। तो भेदभाव के आधार पर इनका न्याय न हो, उसमें और न्याय न हो इसके लिए दिया गया। और हमको लगता है न्याय होता रहा। इसके मतलब कोई बलात्कार रोकने के लिए कानून बना है, तो अगर लोग कहते हैं कि नहीं ये कानून गलत है, तो इसका मतलब लोग गलत कहते हैं कि नहीं इनके ऊपर ऐसा हो रहा, तो ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं यूजीसी एक्ट को लागू होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने लेकिन इस्तीफा दिया है इन सबके बीच में। अरे वो उनका निजी मामला, ये सब लोग है, कुछ लोग आपस में, देखिए ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये राजनीतिक फैसला है, यूजीसी एक्ट है। राजनीति हमेशा सभी लोगों को राजा बनाने की, सभी लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि के लिए काम करती है। तो सम्मान बरकरार रहे इसलिए कानून लाया जा रहा है। कानून से देश चलता है और कानून से ही लोग डरते हैं, कानून से लोग सम्मान देते हैं। नहीं तो फिर पहले क्या था, अगर देश में संविधान लाने की क्या जरूरत पड़ा, आखिर अंग्रेजों मुगलों को भगाने की क्या जरूरत पड़ा। तो इसीलिए करके देश में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कानून बनाए उसका। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि गणतंत्र दिवस में ही सरकार का जो प्रोटोकॉल सदन के नेता विपक्ष के प्रति होना चाहिए वो नहीं दिखा। ऐसा बार बार हुआ है। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। वह सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और सदन में नेता विपक्ष के सम्मानजनक पद का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो कल बीजेपी ने जो राहुल गांधी जी को लेकर बातें उठाई, वही बात राजनाथ सिंह पर भी लागू होती तो वे चुप हो जाते। देखिए, गणतंत्र दिवस में जो एक सरकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए सदन के नेता विपक्ष के प्रति, वो प्रोटोकॉल कल नहीं देखा गया और ऐसे बार बार हुआ है। और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि क्यों वो सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और फिर सदन में जो नेता विपक्ष की जो सम्मानजनक पद है उसका बार बार अवहेलना वो करते हैं। दूसरी बात ये है कि कल भाजपा के आईटी सेल में राष्ट्रपति जी के जो उनका एट होम रिसेप्शन था, घर पे जो रिसेप्शन था, वहां पर कुछ चित्रों को लेकर वो बहुत प्रश्न उठा रहे हैं। और फिर जब कांग्रेस के लोगों ने दिखाया
कि जो वो बातें राहुल गांधी जी के संदर्भ में उठा रहे हैं वही बातें राजनाथ सिंह जी पर भी लागू होते हैं तो फिर भाजपा चुप हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की राजनीति से हमें उठना चाहिए। और जहां तक बात आती है उत्तर पूर्वांचल की, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें साफ साफ दिखता है कि जब जब उत्तर पूर्वांचल में लोगों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो मणिपुर के संदर्भ में हो या चाहे वो असम में जुबिन गर्ग के मृत्यु के समय हो, हमेशा लोगों के बीच राहुल गांधी जी ही दिखाई देते हैं, ना प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी नेता बिप्लब कुमार देव की परिवर्तन संकल्प यात्रा बैठक पर कहा कि उनके नेतृत्व में इस बार बंगाल में परिवर्तन आएगा। हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं जो वंदे मातरम के खिलाफ हैं, गणतंत्र दिवस के खिलाफ हैं, राष्ट्रगान के खिलाफ हैं, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ हैं। वही लोग यह सब कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस फेल हो गई है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत बड़ा अनुभव है। उसका नेतृत्व में, गाइडेंस में बंगाल में भी इस बार परिवर्तन आएगा। हम सब उनको वेलकम कर रहा हूँ। खड़गा में कल रात को जिस तरह से भारत यहाँ जिहादी एंटी नेशनल फोर्स एक्टिव है, ये लोग कर रहा है। जो लोग वंदे मातरम के खिलाफ है, रिपब्लिक डे के खिलाफ है, नेशनल एंथम के खिलाफ है, देश की जो झंडा है उनका खिलाफ है, और जो लोग अरब संस्कृति से विश्वास करता है वो लोग का काम है। दादा आज कोई भारतीय नहीं कर सकता। आज भी हावड़ा के पाइकपाड़ा में ये पूरा पुलिस फेल हो गया सर, और यहाँ कोई सरकार नहीं है, पुलिस मिनिस्टर पूरा फेल। पश्चिम बंगाल के आनंदपुर में आग की जो घटना घटी है उसी पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा कि कोलकाता में हर 2-3 महीने में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। 2 महीने इंतजार कीजिए, फिर कुछ होगा। यह पश्चिम बंगाल में एक आम बात हो गई है और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। घटना घट रही है, नाजायज जो क्रैकर्स फैक्ट्री है वहाँ पे बीच बीच में 2 महीने 3 महीने के अंतराल के बाद इधर आग लगता है कलकत्ता में कहीं पे, नहीं तो क्रैकर्स फैक्ट्री जो इलीगल है उसमें कोई ना कोई विस्फोट की घटना घटती है। 2 महीना आप वेट करें, फिर एक न कोई घटना घटी। ये पश्चिम बंगाल का रेगुलर इवेंट बन चुका है। 2 महीने के बाद अंतराल के बाद घटता ही जा रहा है और सरकार नाकाम है। हमारे जो फायर ब्रिगेड मिनिस्टर है वो नहीं पहुंचे, 10 घंटा हो गया लगभग, तो ये स्थिति है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यूसीसी के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विवाह रूपी प्रथा को समाप्त किया गया है। यूसीसी सनातन धर्म पर प्रहार है, ये सनातन विरोधी कदम है। बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद पर उन्होंने कहा कि सड़ा हुआ आलू ढेर से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। देखिए, यूसीसी तो जो है स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म की परंपराओं, क्योंकि सनातन धर्म संस्कार आधारित धर्म है और विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यूसीसी के जरिए रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो विवाह रूपी इंस्टीट्यूशन था उसको समाप्त किया गया है, तो ये सनातन धर्म पर प्रहार है यूसीसी जो है। अब भाजपा कितनी अपनी पीठ सहलाए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो वास्तविकता है वो सनातन विरोधी कदम है। ये भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है जन कल्याण का। लोग महंगाई का सवाल कर रहे हैं, लोग बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति पर, भ्रष्टाचार और बहुत सारे सवालों पर कर रहे हैं। पलायन बहुत बढ़ गया है उत्तराखंड के अंदर, तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस तरीके के सगुफे, कहीं यहाँ बैन कर दिया, वहाँ प्रवेश निषिद्ध कर दिया, आज इस तरीके के सगुफे छोड़े जा रहे हैं। शकील अहमद आपकी पार्टी के पूर्व बड़े नेता है सर, वो नाराज हैं। अभी भी उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग मेरे घर पर आक्रमण करना चाहते हैं। मैंने जो कहा, मैं कांग्रेसी रहा हूं। देखिए, जो सड़ा हुआ आलू होता है वो ढेरी से बाहर हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता।
राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दो विपक्ष के नेताओं, लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने निमंत्रण दिया और राज्य मंत्रियों के साथ तीसरी पंक्ति में बैठाया। ये विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। ये जानबूझकर ऐसे मुद्दे बनाकर मणिपुर और असम में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। मणिपुर से राहुल गांधी ने पदयात्रा भी निकाली। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़े हैं। ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था। फिर उसके बाद जब वो वहां पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहां पर वो मोड़ के रखे। अरे उससे मैं तो यहाँ से लेकर वहाँ और उनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल के मैं जब आ रहा था उस वक्त भी बोला था। सब ये इश्यू बना रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमको आपने इन्विटेशन दिया, हमने ये तो हमारा कर्तव्य है। हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है। और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए भी ठहरे हैं वो लाइन में। तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन का कर रहे हैं और इसको पर्पजली यहाँ पर जो मणिपुर में वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नहीं मणिपुर में फिर एक बार सरकार अपनी इसी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आसाम में जो चुनाव हो रहे ये सब इसको लेके वो छोटी चीजों को, यानी हम तो गौरव करते हैं, हम जाते हैं और मणिपुर से हमारा पदयात्रा निकाली, राहुल जी ने वहां से निकाले। तो ये इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, जो आदमी मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़के उन्होंने निकले और सबको बातें की और ये लोग वहां जाने के लिए भी डरते थे मणिपुर। ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कहने का, ये मैं समझता इसको कंडेम करता हूँ। ये पर्पजली कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये हमेशा कुछ ना कुछ राहुल गांधी की बातें रख के कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उत्तर चाहिए कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूँ, पार्लियामेंट में था, लोकसभा में हूँ, कई असेंबली। मेरे जैसे सीनियर आदमी को जो कैबिनेट रैंक तो है और उनको भी कैबिनेट रैंक है, तुम तीसरे पंक्ति में बिठा के सामने बच्चों को बिठाते, बाजू में स्टेट मिनिस्टरों को भी बिठाते, तो ये तुमने सारासार कांग्रेस का भी अपमान किया और अपोजिशन लीडर का भी अपमान किया और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक हम लोगों को निचला दिखाने का काम भी दिए। और ये इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्रेटरीज को भेज के मैंने जगह तलाश कराया, पास के लिए भेजा, सब कुछ किया, लेकिन ये बात उठाकर जो उन्होंने अपमान किया, उस अपमान को ये फैल जाएगा समझकर ये चीजें उठा रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।